सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 20वीं सदी में संचार माध्यम पढ़ेंगे। वर्तमान समय में आपके और आपके परिवार के पास ऐसे अनेक तरीके व उपकरण हैं जिनके माध्यम से दूर स्थित देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहती है। दूसरी ओर आप भी विभिन्न तरीकों व उपकरणों के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। जो चीज़ें हमारे विचारों और संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती है या दूसरों से हम तक खबरें लाती है, उन्हें संचार के उपकरण या माध्यम कहा जाता है। इन संचार उपकरणों के अलावा भी हम दैनिक जीवन में सूचनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें मौखिक, लिखित और ध्वन्यात्मक संप्रेषण के अलग अलग तरीके शामिल हैं, जैसे बोलना, चिल्लाना, चित्र बनाना, इशारे करना, ढोल बजाना, लिखना आदि। यह संप्रेषण के मूलभूत तरीके हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद कई ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे सूचना व विचारों का आदान प्रदान तीव्र और आसान हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामोफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, टाइपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरण व मशीनों का आविष्कार हुआ। पिछले 150 वर्षों में संचार माध्यमों की भूमिका इस कदर बढ़ी है कि आज एक ही घटना को विश्व भर के लोग एक साथ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। संचार माध्यम विशाल पैमाने पर लाखों लोगों को, जो अलग अलग देश, भाषा व संस्कृति के हैं, सबको एक से सूचना, एक से विचार और एक से उत्पादकों व विज्ञापनों को एक ही समय पर उपलब्ध कराता है। अतः संचार माध्यम केवल सूचना पहुंचाने का माध्यम न रहकर बहुजन माध्यम या मास मीडिया बन गया है। छपाई के प्रभाव से पूरे यूरोप में साक्षर व्यक्तियों की संख्या और मुद्रित सामग्रियों की मात्रा लगातार बढ़ती गई। 19वीं सदी तक मुद्रित सामग्री के आधार पर समाज में नए संस्थान उभरने लगे, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक मेला आदि। 1814 तक यूरोप में भाप की शक्ति से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस और 1837 के बाद रंगीन प्रिंटिंग प्रेस निर्मित हुए। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही विद्युत छपाई मशीनों का उपयोग होने लगा। इससे और कम कीमत पर अधिक मात्रा में पुस्तकें व पत्रिकाएं छप सकती थी। अखबार। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में अमेरिका और ब्रिटेन में दो तरह के अखबार छपते थे। पहला व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खबरें और दूसरा राजनीतिक पार्टियों के विचारों को फैलाने वाले अखबार। इसके अलावा एक तीसरा रूप भी प्रचलन में था, जो कम पैसे में कई तरह की खबरें कामगार लोगों तक पहुंचाता था। इसे पेन्नी प्रेस या दमड़ी पत्रिका कहते थे। इसमें अपराध, अफवाह व मानवीय अभिरुचि के अन्य विषय छापे जाते थे। अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से अधिक लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती थी। 20वीं सदी के अखबार विज्ञापनों की आय पर ज़्यादा निर्भर हो गए। फोटोग्राफ युक्त अखबारों की मांग बढ़ गई। इसके कारण अखबारों के विज्ञापन ज़्यादा प्रभावशाली हुए। 19वीं सदी में जब ब्रिटेन में अखबारों की शुरुआत हुई, तब वह राजनीतिक उथल पुथल का एक समय था। लोकतांत्रिक चुनाव में केवल उच्च वर्ग के भाग लेते थे और निम्न तबके इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वहाँ की सरकार अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई ताकि शासन विरोधी प्रचार लोगों में न फैले। अखबारों की खबर व विचारों का सेंसरशिप होता था और अप्रिय खबरों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। अखबार आम जनता की पहुंच के बाहर रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर कर लगाती थी, जिसे स्टाम्प कहा जाता था। मगर इसका असर उल्टा हुआ। छोटे छोटे छापाखानों में अवैध पत्रिकाएं छपने लगी और वे लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई। सरकार द्वारा पत्रिकाओं पर कर लगाने का भी विरोध हुआ। अंततोगत्वा 1858 में यह कर समाप्त कर दिया गया और माना जाता है कि इसके बाद पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग शुरू हो गया। लेकिन इस युग में पत्रिकाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों से निकलकर बड़े पूंजीपति घरानों के हाथों में चला गया। वे न केवल अपने उत्पादों का विज्ञापन करते थे, बल्कि अखबारों में किस तरह की खबरें छपेगी
और किस तरह के विचार रखे जाएंगे, इन पर भी नियंत्रण करने लगे। 20वीं सदी में अखबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अखबारों की भूमिका में परिवर्तन हुआ। अब उनका काम सिर्फ खबरें व विज्ञापन मुहैया कराना नहीं रह गया, बल्कि उनके माध्यम से जनसमूह को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। इसके कुछ उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमको देखे जा सकते हैं। जब जर्मनी और ब्रिटेन के अखबार एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा उत्पन्न करने वाली खबरें छाप रहे थे, इस दौरान दोनों गुट के देशों के अखबारों में अति राष्ट्रवादी भावनाएं फैलाने व सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने वाली खबरें प्रमुखता से छपती थी। ब्रिटेन में उदाहरण के लिए 1980 में लगभग 76% पुरुष और 62% महिलाएं अखबार पढ़ती थी। 1980 के दशक तक टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास हुआ, जो छपी पत्र पत्रिकाओं का स्थान तेजी से लेने लगी। इस कारण ये छपी पत्र पत्रिकाएं गहरे संकट में पड़ गई। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत 1818 में मार्समान द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर में बंगाली भाषा में दिग्दर्शिका नामक पत्रिका से हुई। 1881 में लोकमान्य तिलक ने मराठी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी प्रारंभ की। 1878 में भारतीय भाषा पत्रिकाओं पर विशेष नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया गया, जिसके अनुसार प्रकाशकों को आश्वासन देना पड़ता था कि वे ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे शांति भंग हो या सरकार के विरुद्ध हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम सुरक्षा राशि के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के पास रखनी पड़ती थी, जिसे अप्रिय सामग्री प्रकाशित करने पर वह जब्त कर सकता था। भारतीय प्रकाशकों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1881 में इसे हटा दिया गया। भारत में भी प्रेस बैरन या बड़े पत्रिका घराने हैं। इनमें से प्रमुख है द हिंदू के कस्तूरी अयंगार परिवार, टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स के साहू जैन परिवार, इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के गोयनका परिवार और इंडिया टुडे समूह के आदित्य बिड़ला परिवार। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसके अंतर्गत टेलीग्राफ। 1837 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज की, जिससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था। उदाहरण के लिए किसी खबर को कोई राजनीतिक घटना या कपास के दाम में कमी या वृद्धि की सूचना जल्दी मिल जाती थी। उसकी बिक्री को बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता आने लगी। अब सूचनाएं उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। टेलीफोन के जरिए तारों के माध्यम से आवाज़ पहुंचाई जा सकती थी और दो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876-77 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और कुछ ही वर्षों में यह भारत सहित विश्व भर में उपयोग किया जाने लगा। संदेश और आवाज़ पहुंचाने का काम तार विहीन रेडियो करता है। 1901 में इटली के मार्कोनी ने सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर के पार प्रसारण करके इतिहास रचा। शुरुआती रेडियो स्टेशनों में अधिकांशतः संगीत कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। बाद में नाटक, कॉमेडी, वार्ता, शैक्षिक कार्यक्रम भी इसमें प्रसारित होने लगे। बच्चों, अब हम चलचित्र या फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी के अंत में 1895 में पेरिस नगर में लुमिये बंधुओं ने पहली बार एक चलचित्र तैयार करके प्रदर्शित किया था। उन दिनों फिल्मों में केवल दृश्य देखे जा सकते थे, आवाज़ नहीं सुन सकते थे। इस कारण वार्तालाप चित्रपट टाइप द्वारा दिखाया जाता था। भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाई, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। फिल्म बनाने में अत्यधिक खर्च होता था और वह लोकप्रिय होकर मुनाफा देगी या नहीं यह निश्चित नहीं होता था। अधिक पूंजी लगने के कारण फिल्मों का निर्माण गिने चुने केंद्रों में होने लगा, जैसे भारत में बम्बई और मद्रास, ब्रिटेन तथा अमेरिका में, और समय के साथ पूरी दुनिया में दिखाई जाने वाली फिल्में अधिकांशतः फिल्में अमेरिका के हॉलीवुड में बनने लगी। इससे संस्कृति का अत्यधिक केंद्रीकरण और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा उत्पन्न हो गया। इन फिल्मों को अपने दौर के प्रतिबिंब की तरह देखा जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलीवुड में देशभक्ति से भरे और अपने राष्ट्र को बेहतर दिखाने वाली फिल्मों का निर्माण किया गया। इस युद्ध के बाद पहली बार रंगभेद,
यहूदी विरोध जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाई गई। शीत युद्ध के दौरान बनी फिल्मों में यह प्रवृत्ति हमको देखने को मिलता ही है। इन फिल्मों में पात्रों के माध्यम से राष्ट्र व समुदायों के बीच में संबंधों में पूर्वाग्रह को उभारा जाता था। अधिकांशतः शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बनने वाली फिल्में जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की फिल्मों में नस्लीय पूर्वाग्रह व अंतर्राष्ट्रीय तनाव को आसानी से देख सकते हैं। भारत में भी विभिन्न दौर में बनी फिल्मों में उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का असर देखा जा सकता है। बच्चों, अब हम टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की एक नई तकनीक रेडियो का स्थान लेने लगी। यह थी टेलीविज़न या टीवी। 1920 के दशक में एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लेगी बेयर्ड ने बोलने वाले चित्रों के संचार की विधि खोजी, जिसे बाद में टेलीविज़न का नाम दिया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में यह एक बड़ी खोज थी। औसतन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह 4 साल का बच्चा हो या सेवानिवृत्त वृद्ध, रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। जहां पहले वे अपने मित्रों से खेलने मिलने जाते थे, सैर सपाटे करते थे या घर पर ही अपनी रुचि की कोई गतिविधि में समय लगाते थे, वहां लोग अपने सोफे पर लेटकर आज टीवी देखते रहते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। पहला यह कि लोग विषयों व घटनाओं के बारे में विचार विमर्श करने की जगह उन्हें मनोरंजन की दृष्टि से देखने लगे हैं। दूसरा, टीवी के कारण लोग एक दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं, जिसके कारण सामाजिक रिश्ते शिथिल होते जा रहे हैं। जहां अमेरिका जैसे देशों में रेडियो और टीवी प्रसारण निजी कंपनियों के द्वारा होता था, वहीं यूरोप, भारत आदि में प्रारंभ से ही प्रसारण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया था। भारत में भी लगभग 1990 तक राज्य नियंत्रण दूरदर्शन और आकाशवाणी ही एकमात्र प्रसारक रहे। उसके बाद ही निजी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई। टेलीविज़न उपकरणों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ फिल्म दिखाने वाले केंद्र कम होने लगे। 2007 तक भारत के करीबन 12 करोड़ घरों में टेलीविज़न पहुंच गई। इस दौरान टेलीविज़न प्रसारण की तकनीक एंटीना, केबल, सैटेलाइट आदि थे। 1982 में उस समय के एकमात्र टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता, कृषि, साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से सामाजिक बदलाव करना दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले सीरियल जैसे हम लोग, बुनियाद आदि प्रसारण किए गए। इस दौर में दूरदर्शन के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक रामायण एवं महाभारत प्रसारित किए गए। जिन भारतीय घरों में टेलीविज़न मौजूद थी, वहां अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इन धारावाहिक कार्यक्रमों को देखने के लिए इकट्ठे होते थे। दर्शकों के विशाल संख्या के कारण इन धारावाहिक कार्यक्रमों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 90 के दशक के आरंभ में भारत में व्यावसायिक या निजी टेलीविज़न चैनलों जैसे स्टार टीवी, जी टीवी, सन टीवी, सोनी टीवी, CNN की शुरुआत हुई। दूरदर्शन से अलग नए टेलीविज़न चैनलों की रणनीति अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित होने लगी। यह व्यावसायिक टेलीविज़न चैनल अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते थे। टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती थी। व्यावसायिक चैनलों के आने से मनोरंजन कार्यक्रमों और टेलीविज़न में विज्ञापनों की संख्या बढ़ने लगी। परंपरागत पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले किसी एक भारतीय परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद व महिला पात्रों की बहुलता वाली कहानियों को बहुत से व्यावसायिक चैनलों ने मुख्य थीम बना ली। विज्ञापनों में फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां और जाने माने खिलाड़ियों का उपयोग किया जाता था। भारत में 20वीं सदी के आखिरी दशक तक मनोरंजन एक प्रौद्योगिकी का रूप ग्रहण कर लिया। बच्चों, अब हम इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। नए युग की मीडिया कंप्यूटर का एक प्रभाव यह है कि उससे किसी भी सूचना, चाहे वह शब्द हो या आवाज़ या चित्र या चलचित्र, सभी को डिजिट या अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हर प्रकार की जानकारी को संचित करना और एक जगह से दूसरे जगह भेजना अत्यंत सरल और त्वरित हो गया है।
सूचना प्रसारण को और तेज और विश्वव्यापी बनाने में उपग्रहों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसके प्रसारण के आधार हैं। वास्तव में मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लोग न केवल चीज़ों को देख, पढ़ या सुन सकते हैं, बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं, जिस कारण संक्रियात्मक मीडिया जैसे वीडियो गेम का विकास हुआ। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह हुआ है कि कंप्यूटर, फोन और टीवी का एकीकरण हो गया। ये सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई। इसका एक प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति की भूमिका बढ़ने लगी है, वहीं एक सक्रिय भागीदार बन गया है। वह क्या देखना चाहता है या क्या पढ़ना चाहता है, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को प्रसारित कर सकता है। यह सब इंटरनेट के द्वारा संभव हो पाया है, जो कि एक डिजिटल क्रांति का ही एक पक्ष है। इंटरनेट वास्तव में विश्व के सभी कंप्यूटरों व फोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के चलते आज हर व्यक्ति पूरे विश्व से जुड़ सकता है और दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन के साधन और लोगों से संपर्क पा सकता है। आज कंपनियां त्वरित ही करोड़ों रुपए विश्व के किसी भी देश में निवेश कर सकती है या बाहर निकाल सकती है। इसी तरह ये साधन विश्व में लोगों को जोड़ने व आपसी संवाद और कार्रवाई के माध्यम बन गए हैं। जो लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं थे, उनसे संवाद और विवाद तथा उनसे मिलकर कार्य योजना बना सकते हैं। ये आजकल जन आंदोलनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही हर व्यक्ति के विभिन्न क्रियाकलापों पर निजी कंपनियों व सरकारें नज़र रख सकती है और इस जानकारी का उपयोग, दुरुपयोग सभी कर सकती है। इंटरनेट का इतना गहरा प्रभाव रहा है कि समाजशास्त्री अभी भी उसके असर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान युग के मास मीडिया सार्वजनिक चर्चाओं को केंद्रीकृत करता है और विमर्श की जगह मनोरंजन पर जोर देता है। मास मीडिया द्वारा संचालित बहस बहुत कम लोगों में होता है और लाखों लोग उसे देखते हैं, जिन्हें बोलने व अपने विचार रखने के मौके नहीं हैं। अतः लोग सोचने की जगह कार्यक्रमों से मनोरंजन की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार टीवी चैनल का यह प्रभाव होता है कि लोग एक विशेष तरीके से सोचने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि चैनल के मालिक चाहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का दावा था कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन विनाशकारी जैविक अस्त्र निर्माण कर रहे हैं और अगर उन्हें जबरन न रोका जाए तो पूरे विश्व को खतरा हो सकता है। इस बात को, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, उसे अमेरिका मीडिया के द्वारा खूब प्रचारित कर रहा था। जब इस प्रचार के आधार पर अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया और सद्दाम हुसैन की हत्या की, तो मीडिया ने इस युद्ध में विशेष भागीदारी निभाई। युद्ध की हर घटना और हर पहलू का सीधा प्रसारण हुआ। इस युद्ध में कम से कम 1,50,000 से 6 लाख लोग मारे गए और एक पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इस घोर विनाशकारी युद्ध को मनोरंजन और विज्ञापन का साधन बनाकर मीडिया कंपनी और शस्त्र कंपनियां मालामाल हो गई। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।